पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस में। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आपके पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। देखिए, रुद्रप्रयाग सड़क हादसे के मामले में ब्रह्मपुरी चेकपोस्ट के 4 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। दरअसल बद्रीनाथ हाईवे पर ऋषिकेश के पास तपोवन में परिवहन की चेकपोस्ट है और इसी चेकपोस्ट से ओवरलोडेड टेम्पो ट्रेवलर गुजरा था जो हादसे का शिकार हुआ। रुद्रप्रयाग में जाके ये टेम्पो ट्रेवलर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 15 लोगों की जान गई थी। अब न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और सवाल उठाया, चेकपोस्ट से ओवरलोडेड टेम्पो ट्रेवलर को आगे जाने की अनुमति कैसे मिल गई, जिसके बाद परिवहन विभाग के 4 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। सुनील नप्रभात, ये न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर है, परिवहन विभाग के 4 कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। बिल्कुल कंचन, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर था। इसमें 15 लोगों की मौत हुई थी और 15 जून को एक घटना हुई थी। कल जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को फॉलो किया, इस खबर से अधिकारियों से बातचीत की, तो परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास इससे रिलेटेड कोई भी डाटा नहीं था। यानी कि परिवहन विभाग की जो ब्रह्मपुरी चौकी है जिस पर एक्शन हुआ है, कल तक परिवहन विभाग के पास ये जानकारी भी नहीं थी कि इस चौकी से टेम्पो ट्रेवलर जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो किस समय गुजरा ब्रह्मपुरी तपोवन इलाके से। न्यूज़ 18 ने इस बात को प्रमुखता से उठाया कि किस तरह से दुर्घटना के 1 हफ्ते बाद भी परिवहन विभाग अभी लापरवाह बना हुआ है, क्योंकि चारधाम यात्रा का ये रूट है। यहाँ पर परिवहन विभाग की चौकियां हैं, पुलिस की चौकियां हैं। अगर यहाँ पर सतर्कता बरती जाती तो ये जो टेम्पो ट्रेवलर यहाँ से गुजरा था, ये 20 सीटर था, लेकिन इसमें 26 सवारियां थी। इसका जो ड्राइवर था, इसके ड्राइवर के पास पहाड़ों में जो हिल एंडोर्समेंट होता है, जो एक अनुभव होता है पहाड़ों में ड्राइविंग का, वो इसके पास नहीं था। यदि ब्रह्मपुरी चौकी पर इस टेम्पो ट्रेवलर को चेक कर लिया जाता तो एक बड़ा हादसा जो रुद्रप्रयाग जाकर वाकई में ये बड़ी लापरवाही थी। और इसी लापरवाही पर न्यूज़ 18 ने जो प्रमुखता से खबर दिखाई, आवाज उठाई, जिस पर एक्शन भी ले लिया गया है। सुनील नप्रभात, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई है। 3 महीने के बाद हुई कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। मंत्रिमंडल के उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही विद्युत सुरक्षा विभाग के तहत 80 नए पदों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने सहकारी समितियों में प्रबंध समिति के सदस्य और सभापति के पदों पर राज्य की महिलाओं को 33% पद आरक्षित रखे जाने का फैसला लिया है। जो प्रस्ताव था हमारा, ये उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक है। इसके प्रख्यापन के संबंध में प्रस्ताव आया था। जो आवास विभाग के अंतर्गत जो विभिन्न प्राधिकरण हैं, वहां पे जो मिनिस्ट्रियल संवर्ग होता है, उसके लिए कोई नियमावली नहीं थी। तो आज ये प्रस्ताव लाया गया था आवास विभाग के द्वारा कि जो हमारी इस संबंध में जो कार्मिक विभाग की नियमावली जो अभी तक चल रही है, उन्हीं को अडॉप्ट किया जाएगा। तो उसके संबंध में माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण अतिक्रमण की जद में है। ये खुलासा एक सरकारी जांच रिपोर्ट में हुआ है। दरअसल गैरसैंण के राधाकृष्ण काला के अतिक्रमण को लेकर आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांगी गई थी। ये मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा। राजस्व और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने जांच की तो खुलासा हुआ कि अतिक्रमण हुआ है। संयुक्त टीम ने समय की कमी का हवाला देते हुए सिर्फ आंशिक जांच रिपोर्ट आयोग में पेश की। अपने आदेश में सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने ये उप जिलाधिकारी गैरसैंण को पूरी गैरसैंण की सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण और कब्जे की जो रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। हाईवे पर एक टैक्सी और स्कूटी की भिड़ंत हो गई। स्कूटी सवार शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज उचित इनका जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आसपास के लोगों में आक्रोश देखा गया इस खबर के बाद। इस हादसे के बाद स्कूटी सवार शख्स की मौत हो गई है। नैनीताल में पर्यटकों की गाड़ी पर पहाड़ से बोल्डर गिरे हैं, जिससे कार पूरी तरह से डैमेज हो गई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि जिस वक्त पत्थर गिरे
कार में कोई सवार नहीं था। बड़ा हादसा जान का होता, वरना पर्यटकों की जान बाल बाल बच गई है। ये भयावह तस्वीरें आप देख रहे हैं। वो गाड़ियां जिनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर बोल्डर आकर गिरे हैं, उन गाड़ियों की हालत क्या हुई है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पर्यटक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थे, नैनीताल घूमने आए हुए थे। पर्यटकों ने अपनी कार पार्किंग में लगाई हुई थी और टैक्सी लेकर घूमने निकल गए थे। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, कैंची धाम के जाम को कंट्रोल करने की योजना पर लगातार काम शुरू होने जा रहा है। नैनीताल भीमताल के जाम को कम करने के लिए रामनगर से वाया बेतालघाट कैंची धाम के लिए नया रूट बनेगा। इसके लिए बाकायदा खाका तैयार किया जाने लगा है। रामनगर से गर्जिया, अमेली देवी और इन रूट्स पर दर्शन लोग कर पाएंगे, तो इस सड़क में पर्यटन और रोजगार की भी संभावनाओं को बल मिलेगा। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी धीरेन्द्र बिष्ट देने वाले हैं। लाइव हमारे साथ इस समय मौजूद है। धीरेन्द्र, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम कहा जाएगा सरकार की तरफ से जो उठाया जा रहा है। कैंची धाम के जाम को कंट्रोल करने की जो योजना है, इस पर काम शुरू कब से होने जा रहा है, कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? विस्तृत जानकारी इससे जुड़ी दे दीजिए। देखिए कंचन, जिस तरह से अगर देखा जाए तो पिछले 1-2 सालों में कैंची धाम में लगातार जाम बढ़ा है और जो आने वाले जो भीमताल है या नैनीताल के इर्द गिर्द वाले क्षेत्र हैं, वहां पर भी कैंची धाम के लिए जाम बहुत ज्यादा लग रहा है। लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि रामनगर से वाया बेतालघाट एक नया रूट तैयार किया जाएगा। इसमें धार्मिक पर्यटन की खास तौर पर संभावनाएं तलाशी गई हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्जिया मंदिर है, उसके बाद अमेली देवी मंदिर है, नखुआ बुबू का आश्रम है और उसके बाद कैंची धाम तक लाया जाएगा, तो पर्यटन सर्किट एक तैयार करने की इस सड़क से योजना भी है। वन वे व्यवस्था करने की योजना है। करीब 106 किलोमीटर का ये रामनगर से वीरेंद्र, काम कब से शुरू होगा इस प्रोजेक्ट में? नैनीताल या कंचन, इसके लिए शासन से स्वीकृति मांगी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसमें सहमति दे दी है, तो आने वाले दिनों में इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो अन्य 2 मार्ग कैंची धाम के लिए बनने हैं, उनके लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन 2 मार्गों का जियो जारी कर दिया है। तो सरकार का ये लक्ष्य है कि कैंची धाम में किसी तरीके से जाम मुक्त किया जाए। जो आसपास के क्षेत्र हैं, चाहे नैनीताल, भीमताल या तमाम एरिया, उनको भी जाम मुक्त किया जाए। अगर ये योजना को स्वीकृति जो वाया रामनगर बेतालघाट होते हुए मिलती है, तो इससे एक बड़ी राहत उन श्रद्धालुओं को मिलेगी जो 4 से 5 घंटे जाम में फंसते हैं। जो रामनगर से आने वाले श्रद्धालु कैंची धाम के लिए आते हैं, उनको नैनीताल आना पड़ता है। करीब 6 घंटे या 7 घंटे उनको जाम में फंसना पड़ता है, तो ये एक बड़ी राहत उनके लिए भी होगी। हालांकि सरकार अगर इसको जल्द सहमति दे देगी तो इस पर काम शुरू वाकई में जल्द ही धरातल पर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम होना बहुत जरूरी है वीरेंद्र, क्योंकि आने वाले समय में हम यहाँ पर और भी भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी देख पाएंगे। जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है इस जगह की। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उधर कैंची धाम के जाम को लेकर, इसको कंट्रोल करने को लेकर जो काम जल्द ही शुरू होने वाला है, इस पर हमारे सहयोगी को आप सुन रहे थे। अब आगे बढ़ते आपको बता देते हैं और तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना से जुड़ी हुई, जिसमें 6 इंच की पाइपलाइन का वॉल शनिवार को गांधी चौक क्षेत्र में फटने से हजारों लीटर पानी सड़कों पर बहता हुआ नजर आया। एक तरफ मसूरी में पानी की बेहद कमी है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी की बेतहाशा बर्बादी हुई है। पानी को यूं ही बर्बाद होता देख टूरिस्ट और लोकल लोग हैरान रह गए। और ये आगे बढ़ते हैं, राजनीति की खबर आप तक पहुंचाते हैं। राजनीति में विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से हर पार्टी ने अपनी तरफ से जोर लगा रखा है इन सीटों को जीतने के लिए, इसमें विधानसभा उपचुनाव में राजेंद्र सिंह भंडारी को बीजेपी से टिकट मिलने के बाद कुछ नेता नाराज भी देखे जा रहे हैं, जिन्हें मनाने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल पिछले 2 दिनों से जोशीमठ में हैं और नाराज कार्यकर्ताओं के घर पहुंच रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं।
आप खुद ही कह रहे हैं कि चुनाव में भूखे रहना है तो आप अपने घर आए। बिल्कुल, मैं तो आया हूँ पहले दिन। अरे चुनाव जी तो पहली बार यही तो आया, पहला सीधे घर यार, मोटी बारी। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं उत्तराखंड में कांग्रेस 2014 के बाद 5 चुनाव हार चुकी है। देखिए, जल्द ही हाईकमान इस बार चुनावी हार की वजह जानने के लिए 2 नेताओं को उत्तराखंड भेजने की तैयारी में है। पर सवाल है कि क्या हाईकमान को यहां का हाल नजर नहीं आता या कोई इस हाल को देखना ही नहीं चाहता? देखिए इस पर रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस क्यों लोकसभा चुनाव हारी, ये जानने के लिए जल्द कांग्रेस के 2 बड़े नेता देहरादून आएंगे। हाईकमान ने इसकी जिम्मेदारी पीएल पुनिया और रजनी पाटिल को सौंपी है। दोनों नेता यहां आकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस फेल क्यों हुई। पीएल पुनिया और रजनी पाटिल जी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बहुत जल्दी वो उत्तराखंड आएंगे और यहाँ के सभी वरिष्ठ नेताओं से, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। चुनाव हारने के बाद उसकी वजह जानना जरूरी है, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ ऐसा बार बार हो रहा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव को मिलाकर पार्टी लोकसभा के 3 और विधानसभा के 2 चुनाव हार चुकी है। तो सवाल है कि आखिर कांग्रेस हाईकमान वजह क्यों नहीं खोज पा रहा? क्या बड़े नेताओं के आपसी झगड़े में हाईकमान कुछ कहना ही नहीं चाहता? क्या उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस हाईकमान से बड़े हो चुके हैं? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के मुताबिक 5 हार के जिम्मेदार लोगों में वो खुद भी शामिल हैं। अब इसमें क्या कहना है? वही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और बीजेपी नेता किशोर उपाध्याय के मुताबिक कहीं न कहीं कोई बड़ी समस्या है जिसका आकलन करना चाहिए। इसमें 5 हार हुई हैं, तो मैं अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकता, मैं भी उसमें सहभागी हूँ। उसका अपयश का मैं भी उस अपयश में शामिल हूँ, तो इसलिए मैं किसी को आरोपित नहीं करना चाहता। लेकिन हर एक प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में केंद्र में आकलन होता है, हाईकमान में आकलन होता है। अगर मैं उत्तराखंड आंदोलन में लोगों को नहीं जोड़ता, उत्तराखंड आंदोलन शुरू नहीं करवाता, तो फिर यहाँ कांग्रेस कहाँ से होती? आप एक चीज बताइए। तो इसलिए जो है उनको उस हिसाब से आकलन करना चाहिए और स्थिति ये आई कि मुझे कांग्रेस से अलग होना पड़ा। हरीश रावत, यशपाल आर्य, किशोर उपाध्याय, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, करण महरा, ये 6 नेता अब तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे। किशोर उपाध्याय तो बीजेपी में चले गए, लेकिन बाकी 5 नेता अभी कांग्रेस में हैं और ये 5 नेता हार की वजह भी जानते होंगे। तो सवाल है कि हार की वजह हाईकमान को बताने में क्या ये नेता नाकाम हो रहे हैं या उत्तराखंड के बड़े नेताओं और बार बार हार से हाईकमान ही परेशान हो चुका है, जिसे हार की सही वजह नहीं मिल पा रही। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट चमोली के दौरे पर पहुंचे। महेंद्र भट्ट ने पोखरी नगर और गांव की मंडल मीटिंग की, जिसमें बूथ मैनेजमेंट को बेहतर करने के निर्देश दिए गए। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बद्रीनाथ का उपचुनाव बीजेपी जीतने जा रही है। बड़कोट लिए चलते हैं आपको, जहां पर पंपिंग स्कीम के लिए पहले फेज में फंड की मंजूरी सीएम धामी ने दे दी है। उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि ये आंदोलनकारियों की जीत है। जल्द 72 करोड़ की ये योजना पूरी होगी और लोगों को राहत मिलेगी। बता दें आपको, बड़कोट में पानी की किल्लत को लेकर लोग पिछले 17 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठे हुए थे और अब जाके उनका ये प्रदर्शन सफल होता हुआ नजर आया है, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 72 करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है। बड़कोट के आंदोलनकारी साथियों की तरफ से और बड़कोट की मातृशक्ति की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में ये आंदोलनकारी और मेरी मातृशक्ति की जीत है और ये आंदोलन अपना सफल रूप ले रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ा फैसला लिया। देखिए, मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी का स्टार प्रचारक बना दिया है। उत्तराखंड के विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी लिस्ट में आकाश आनंद का नाम मायावती के नाम के बाद है।
यानी कि दूसरे नंबर पर। इसका मतलब ये हुआ कि बीएसपी में आकाश आनंद एक बार फिर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। लोकसभा चुनाव में विवादित बयान के बाद मायावती ने आकाश आनंद को इमैच्योर बताते हुए प्रचार से हटा दिया था। तब उन्हें पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से जब उपचुनाव होने जा रहे हैं देश में और उत्तराखंड में भी बसपा की कुछ सीटें हैं और उन सीटों को दोबारा से पाने के लिए अपने प्रत्याशी वो उतार चुकी है और प्रचार के लिए यहाँ पर जो लिस्ट जारी की गई है उसमें मायावती के बाद दूसरे नंबर पर आकाश आनंद का नाम है। हरिद्वार के रुड़की रेलवे स्टेशन से एक फर्जी पुलिस वाला गिरफ्तार किया गया है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर यह रौब जमाता था, वसूली करता था। आरोपी के कब्जे से 3 मोबाइल फोन, फर्जी वर्दी, नेम प्लेट बरामद कर ली गई है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी पर पहले से ही कई लूट के मुकदमे दर्ज हैं। जीआरपी पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक पुलिस वाला लोगों पर रौब जमाकर उनसे वसूली कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का असली नाम जरीफ है और वो देहरादून का रहने वाला है। कि एक व्यक्ति जो है पुलिस की वर्दी पहन करके रेलवे स्टेशन के आसपास लोगों पर रौब गालिब करते हुए जो है उनसे नाजायज़ डिमांड कर रहा है। इसी संबंध में जो है एसओ जीआरपी द्वारा अपनी टीम गठित करते हुए इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखाई, जिसमें पूर्व में ही उसके द्वारा वर्दी पहनकर ही लोगों से लूट की गई है। और गिरफ्तारी के समय उसके पास से 3 मोबाइल भी बरामद हुए हैं जो कि चोरी से संबंधित है। उधर हरिद्वार में एक बार फिर से कांवड़ मेले में पिछले साल से ज्यादा कांवड़िए पहुंचने की उम्मीद है। कांवड़ मेले में लगभग 1 महीने का समय बचा है। मेले की तैयारियों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने कसरत करनी शुरू कर दी है। आज एसएसपी ने मेला क्षेत्र में कई जगहों पर निरीक्षण किया है। डीएम एसएसपी ने स्थानीय व्यापारियों के साथ मीटिंग की है। मीटिंग में व्यापारियों के सुझाव और समस्याओं को जाना गया। व्यापारियों ने मेले के दौरान भीड़ नियंत्रण, माल की सप्लाई, पेयजल, बिजली सप्लाई जैसे कई समस्याओं के बारे में अधिकारियों को बताया। यहाँ पर व्यापारी वर्ग है, उनके साथ एक विस्तृत वार्ता भी की गई थी जिसमें उनके सुझाव आमंत्रित किए गए थे। खासकर अपर रोड में किस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो और अतिक्रमण को किस तरीके से हम लोगों को आगे सॉल्व करना है, उनके सहयोग की भी अपेक्षा हमारे द्वारा की गई है। साथ में हमारा जो ट्रैफिक है उसको किस तरीके से हम रेगुलेट कर सकते हैं, वन वे सिस्टम को चलाने के लिए, पार्किंग जो हमारी हैं उनको सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए उनके सुझाव आमंत्रित किए गए थे और उनसे हमने कुछ आग्रह भी किया है। आगे जो अतिक्रमण की ड्राइव है उसको हम लोगों को सहयोग इनसे प्रदान करने के लिए मांगा गया। वहीं आपको बताएं कि देहरादून के चक्राता में जल जीवन मिशन में हुई गड़बड़ियों पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद मामले में स्थिति को स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट 25 जून को इस मामले पर सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि ऐसे जल स्रोतों से पानी के कनेक्शन लगाए गए हैं जिनमें पानी है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्टर्स हो या जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके, और जो करप्शन चल रहा है पूरा टेंडर को लेके जो पूरे उत्तराखंड में चल रहा है, उन सबको मिली भगत में उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो ये पीआईएल करता जो है, ये याचिका करता है जो इन्होंने ये मुद्दा उठाया है, आज कोर्ट ने इसमें इंस्ट्रक्शंस मांगे हैं और ये मैटर ट्यूसडे को लगा है। अगली खबर बागेश्वर से है, जहां पर मंत्री सौरभ बहुगुणा की मौजूदगी में आयोजित जिला आय योजना की बैठक में साल 2024-25 की जिला योजना के लिए करीब 60 करोड़ का बजट पास किया गया है। ये बजट बीते साल के बजट से 8% ज्यादा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि क्षेत्र के विकास के लिए हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी ज्यादा होती है और इसीलिए सबका विश्वास, धैर्य और विकास की भावना से मिलकर कार्य को आगे बढ़ाने की जरूरत है। पिछली बार से 8% का परवे हमने बढ़ाया है। पिछली बार हमारा 55 करोड़ के आसपास था, इस बार हमने 60 करोड़ के ऊपर परवे ले गए हैं। कोशिश हमने करी है कि सबका सम्मान कर सकें, सारे जिला पंचायत सदस्यों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का, और सबकी योजनाओं को सम्मिलित किया जा सके। हमारी सबसे बड़ी समस्या रही है कि इस बार भी हमको जो प्रस्ताव आए हैं वो 360 करोड़ के प्रस्ताव आए हैं, जबकि हमारी जिला योजना सिर्फ 60 करोड़ की है। तो कोशिश हमने करी है सबके प्रस्तावों को एडजस्ट करने की। कोशिश ये भी है कि कपकोट और बागेश्वर जो है दोनों विधानसभाओं में बराबर फंड बटे।
आखिरकार भीमताल झील की सूंद सिंचाई विभाग ने ले ली है। भीमताल झील से गाद मिट्टी हटाने का काम शुरू हो चुका है। 3 दशक से स्थानीय इसके लिए प्रयास कर रहे थे। बारिश से पहले अब सिंचाई विभाग के आगे भी चुनौती बन गई है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी मात्रा में गाद मिट्टी को हटाया जाए। 2 जेसीबी मशीनों को इस काम में लगाया गया है। झील को साफ करने के लिए स्थानीय लोगों ने लगातार सरकार से मांग की थी, जो अब जाके पूरी हुई है। तो हम लोगों ने दो प्राकलन लगभग 1485 और 1490 के जिलाधिकारी को प्रेषित किए हैं। अभी स्वीकृति उन पर अपेक्षित है, लेकिन मानसून को देखते हुए और दूसरा झील के लेवल को देखते हुए हमने आज से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और जितना मौसम हमारा साथ देगा हम इस झील की सफाई करेंगे। पहाड़ के गांव भी इन दिनों प्रवासियों के लौटने से गुलजार है। कोरोना काल के बाद हर साल अब प्रवासी अपने गांव का रुख कर रहे हैं। पहाड़ में इन दिनों रौनक बढ़ी हुई है। पूरे साल सुनसान और बंद रहने वाले घर आंगन में बच्चों के खेलने का शोर है। वहीं स्थानीय मंदिरों में प्रवासियों की भीड़ है। लोकल मार्केट भी इससे गुलजार है। दरअसल बच्चों की छुट्टियों में प्रवासी लोग पहाड़ आते हैं। आजकल हम पूजा पाठ के लिए गर्मियों की छुट्टियों में घर आए हैं। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है इधर का और साल भर में एक ही बार आना होता है। इसी टाइम बच्चों की छुट्टियां भी रहती है और पूजा पाठ का टाइम भी रहता है। शहरों में पड़ रही प्रचंड गर्मी ने भी उत्तराखंड के प्रवासियों को गांव के घर आंगन के बारे में सोचने को मजबूर किया है। कुछ समय पहले तक जो लोग घर खेत बेचकर महानगरों का रुख कर चुके थे, अब वही लोग पहाड़ में अपने घर आंगन को संवार रहे हैं। कह रहा हूँ मैंने भी वहाँ छोड़ के अपने घर में दोबारा बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो बाहर गए हुए हैं गांव छोड़ के वो गांव आ जाए। यहाँ बहुत राहत है, हरियाली है, ठंडा ठंडा मौसम है। जैसे कि हर तीसरे दूसरे दिन बारिश हो जा रही है। लोगों के लिए भी सबक है। जो लोग पूरी तरह से यहाँ बंजर छोड़ गए थे अपने मकानों को, तो वो इस समय पछता रहे हैं कि काश यदि हमने थोड़ा सा उनको मेंटेन किया होता तो कम से कम गर्मी के दिनों में तो हम यहाँ पहाड़ आते। कोरोना के बाद से पहाड़ों में एक ट्रेंड तेजी से बदला है और प्रवासियों की घर वापसी हो रही है। दशकों से अपने पहाड़ों से दूर रहने वाले भी अब हर साल घर लौट रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। उधर बागेश्वर के कांडाधार में बने नवनिर्मित रेड क्रॉस सोसाइटी के भवन का प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उद्घाटन किया है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि बागेश्वर में रेड क्रॉस सोसाइटी बेहतर काम कर रही है। इससे सामाजिक कार्यों में तेजी आएगी और जरूरतमंदों को भी समय पर मदद मिल सकेगी। काम कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में वो साथ खड़े रहते हैं। आपदा विपदा की स्थिति में लोगों की मदद करते हैं। और मैंने अपनी विधानसभा में खुद देखा है सदारगंज में कि जो कोविड के टाइम पे जब बहुत बड़ी महामारी आई, किस तरीके से रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों ने जाके घर घर दवाइयाँ बांटी, राशन बांटा, लोगों के इलाज में मदद करी। तो वो मेरे पास आए थे जब मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री बना और उन्होंने एक डिमांड रखी थी कि हमारे पास एक भवन नहीं है और रोड नहीं है। तो हमने जिला योजना से और खनन न्यास निधि से वो रोड उनका भवन पास किया। आज अच्छा लग रहा है कि 2 साल के अंदर एक उनका अच्छा भवन बन के तैयार है। उसका आज हमने उद्घाटन किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।